हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फील्ड एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करने वाला है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके टॉप MCQ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाके उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग अम्ल क्षारक का लवण यानी कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, इसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। टॉप MCQ क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा से भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी MCQ क्वेश्चन का आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए। और अगर टेलीग्राम ग्रुप आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अम्ल क्षारक लवण। पहला सवाल ही है आपका कि अम्लों का स्वाद होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, या इनमें से सभी? तो अम्ल जो है ना दोस्तों, अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। और अम्लों का की परिभाषा की बात करें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हमें H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार अम्लों का स्वाद क्या हो जाएगा? खट्टा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खट्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक मैथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, लिटमस, इनमें से कोई नहीं। लिटमस जो है ये एक आपका प्राकृतिक सूचक है। यहाँ पे बात सूचक की जा रही है, तो सूचक क्या होता है चलिए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सूचक रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसकी सूचना देने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। रंग परिवर्तन के माध्यम से देखिए कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इसे हम अगर सिर्फ स्वाद से ही हम पता करना चाहेंगे तो कभी कभी हमारे लिए हर अम्ल को चखना हमारे लिए यानी कि उसका टेस्ट करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ कुछ पदार्थ इतनी एसिड उनमें पाया जाता है कि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमारा तबीयत खराब हो या फिर वो जहर हमारे शरीर के लिए जहर बन जाए। तो बिना टेस्ट किए ही किसी पदार्थ के ये जानकारी लेना, ये पता करना कि ये अम्ल है या क्षारक है, उसके लिए एक प्राकृतिक सूचक है जो लिटमस है, जो कि लाइकेन नामक पौधा से बनता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, लाइकेन नामक पौधा से बनता है लिटमस। ये लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये क्या करता है, जब इसे हम किसी विलयन में डालते हैं तो ये अपना रंग को परिवर्तन करता है। अर्थात अगर आप नीला लिटमस पेपर डालते हैं किसी विलयन में और अगर वो नीला लाल हो जाता है तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये जो विलयन है ये अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पेपर डाला जाता है और अगर लाल नीला हो जाता है तो वो क्षारक होता है। ठीक है, इसे उसको आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आप सूचक का परिभाषा भी आप समझ गए कि सूचक क्या होता है ना, रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसकी सूचना देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ का आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो होगा ये लिटमस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल का धात्विक अभिक्रिया यानी कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करता है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक एक चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे कि आपको लिखा गया है, क्या बताया गया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी लवण बनता है और उसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो
इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदासीन का मतलब होता है कोई रिएक्टेंट इसमें नहीं होता, यानी कि कोई रिएक्टिव पदार्थ नहीं बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल यानी कि किस में अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? HCl, CH3CHH यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये है आपका CH3CHH यानी कि एथेनोइक अम्ल। फिर आता है आपका N2CO3 नाइट्रिक अम्ल, HCN ये आपका अम्ल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये आपका ऑप्शन ए आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल होता क्या है? प्रबल अम्ल जो पदार्थ जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी कि वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन दे उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। 6 नंबर सवाल आते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं? कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन दे उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल कौन होता है? सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्ल होता है आपका CH3COOH, ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है? अब क्षारक की भी परिभाषा समझ लेते हैं। अब क्षारक क्या होता है ना, जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे हम क्षारक कहते हैं। और स्वाद की बात करें, स्वाद भी कड़वा होता है, ठीक है। सबसे प्रबल क्षारक होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे प्रबल क्षारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक जो है आपका सबसे दुर्बल क्षारक, तो सबसे दुर्बल क्षारक जो है वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे दुर्बल क्षारक आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल है, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। अगर अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या आयन उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, OH- आयन उत्पन्न होता है, H+ आयन तथा OH- आयन दोनों उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब अम्लों को जल में मिश्रित किया जाता है तो आपका H+ आयन उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए कर फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार के नाम से जानते हैं, उसे क्षार। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है, क्षार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसी बिलियर में नीला लिटमस पेपर डालने से लिटमस पेपर का रंग नीला से लाल हो जाता है, अतः वह विलयन है। सवाल है कि अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं किसी विलयन में, अगर नीला लाल हो जा रहा है तो क्या होगा? तो वो विलयन आपका अम्लीय है, यानी कि वो उसमें अम्ल की मात्रा है, ठीक है। क्या मात्रा है उसमें? अम्ल की मात्रा है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो उसमें अम्ल की मात्रा होता है, और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो उसमें क्षार का मात्रा होता है, ठीक है। चलिए ये सवाल भी आपको आगे मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 पे। किसी विलयन में लाल लिटमस पेपर डालने से लिटमस पेपर का रंग लाल से नीला हो जाता है, तो वह विलयन है। अगर लाल से नीला हो रहा है इसका मतलब वो जो विलयन है वो आपका क्या है? वो विलयन आपका क्षारकीय है, क्षारकीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान जो है वो होता है 7 से कम। 7 से कम, 7 से कम जितने भी पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम है वो अम्ल होता है, और जितने भी पदार्थ जो 7 से अधिक होता है उनका pH मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्षारकीय विलयन का pH मान होता है, जितने में विलयन जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारकीय होते हैं, वो उनमें क्षारक का मात्रा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, 7 से अधिक। क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए pH स्केल की बात की जा रही है तो थोड़ा pH इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे pH स्केल क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की मात्रा के लिए।
यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हम इसे कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा गया यहाँ पे, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, एवं यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय पदार्थ है, और अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारकीय पदार्थ है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7 या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपका 5.6 से अधिक होता है। ठीक है, 5.6 से अधिक नहीं होता है, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। यानी अगर वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा होने लगती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है 5.6 से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मानव शरीर का पीएच मान होता है, मानव शरीर का पीएच मान यानी कि मानव शरीर में भी हाइड्रोजन की जो सांद्रता है कितनी होती है। तो मानव शरीर का जो हाइड्रोजन का सांद्रता है वो आपका होता है 7.0 से 7.8 पीएच पारस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 7.0 से 7.8। याद रखिएगा 7.0 से 7.8 पारस जो है मानव शरीर का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है। हमारे पाचन तंत्र, तो हमारा पाचन तंत्र का जो पीएच मान है वो आपका होता है 1.5 से 3.5 पीएच पारस। ठीक है, 1.5 से 3.5 पीएच पारस होता है। क्वेश्चन नंबर 18। दंत का पीएच मान कितना होता है। दंत यानी कि हमारे दांत का जो पीएच मान है वो कम हो जाने से ही दंत क्षय होने लगता है। तो दंत का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए, यानी कि दंत का पीएच मान 5.5 होता है, अगर 5.5 से इसका पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दंत जो है क्षय होने लगते हैं। ठीक है, ख़राब होने लगते हैं, एक दिन टूटने लग जाते हैं। ठीक है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। समझ गए ये चीज़ को। आते हैं 19 नंबर का सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक, तो नेटल के डंक में जो है मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब जो वर्ड आया नेटल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो चलिए प्रयास करता हूँ आपको अच्छे से समझाने का। देखिए नेटल क्या है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। ठीक है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से भी छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। डंक यानी कि जैसे किसी चीज़ ने डस लिया, ठीक है, ऐसा दर्द होने लगता है। ये नेटल एक छोटा सा पौधा है जो ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है, और उस पौधे के पत्तों में बाल यानी कि छोटे छोटे रूई जैसे बाल उगे रहते हैं। इन बालों से मेथोनिक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। उनके जो बाल है उसमें मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, उसके बालों से मेथोनिक अम्ल स्राव होने के कारण उसे अगर हम छू लेते हैं तो हमें दर्द होने लगता है। यानी कि मेथोनिक अम्ल बहुत पावरफुल होता है, अगर हम उसे छू लेते हैं तो हमारे शरीर में वो जलने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, इसका इलाज भी इसके सामने ही होता है। इसका इलाज कैसे होता है, तो इसका इलाज डॉक पौधे की पत्तियों को रगड़कर किया जाता है, जो अधिकतर नेटल पौधे के पास ही उगते हैं। इसका उपचार भी उसके साथ ही उगता है। ठीक है, अगर आप कभी भी जंगलों में सैर करते हैं तो अगर आप कभी नेटल के पौधे को छू लिए तो आपको याद रखना होगा कि उसके बगल में ही एक और पौधा उगता है डॉक नाम का, उसकी पत्तियों को रगड़ लेना है तो आपका जलन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, नेटल के डंक था। नेटल के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया। आते हैं 20 नंबर सवाल पे। हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारा पेट जो है इस पर भी अम्ल उत्पन्न होता है, तभी हम जो भोजन है उसे हम अच्छे से पचा पाते हैं। तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगा जिस पे किस में कौन से पदार्थ में क्या अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है और उनके अम्ल जो है उस पर एक लिस्ट बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक रीडिंग अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, नींबू जो है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा जो है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, ठीक है, नेटल का डंक हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए, साधारण नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक यानी कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है, व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। अगर इसे हम पढ़ेंगे, इस फार्मूला का अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इससे हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। 24 नंबर सवाल, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से ये जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र होता है। 25 नंबर सवाल, धोने का सोडा का सूत्र होता है। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये आपका धोने का सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र जो है वो आपका होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का मतलब हुआ हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर डी। तो ये था आपका टॉप MCQ सवाल जो कि आपका अम्लक्षारक लवण से, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे सवाल जो मैंने बताया ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी सवालों को जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप हमारे जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग इतना तक ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, अपने स्टडी आप लोग अच्छे से करते रहिए।